कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अब भी हम नहीं जागे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि ये आखिरी पीढ़ी है। अभी मैं राजगढ़ गया था तो राजगढ़ में हमारे एक कर्मचारी साथी मिले। वो अपनी सरनेम जो है वो अपनी कास्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा यार बहुत सारे लोग जो है अपने कास्ट के को सरनेम के रूप में नहीं लगाते हैं, आपने अपने नाम के आगे भील क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब ये भील मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है, इसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर मैं भील की जगह कुछ और लिख दूंगा तो मेरी अपनी पहचान खो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने साथियों के साथ अपनी जाति और अपनी बिरादरी को साझा करने से डरता है। आपको ध्यान होगा जब आपसे आह्वान किया गया था तब हमने आपसे बोला था कि आप अपने परिवार को भी लेकर के आइए, अपने बच्चों को भी लेकर के आइए। अदरवाइज आपके बच्चों को यह भी पता नहीं चलेगा कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। जिस तरीके से कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलना चाहिए? मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। आप जाति खत्म कर दीजिए, भेदभाव खत्म कर दीजिए। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। हमारे समाज का व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सिविल जज? आखिर ऐसे सिविल जज की क्या पात्रता है जो हमारा व्यक्ति नहीं बन सकता? हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज की बेटियां क्लेट क्लियर करने के बाद में दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, उसके बाद एग्जाम दे करके बड़े बड़ी सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पासिंग मार्क्स 75% से ऊपर है। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने यह तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि जिस तरीके से जुडिशरी से, न्यायपालिका से आपका बीज समाप्त किया जा रहा है, बीज समझते हो ना आप, कि जब हमारा बेटा सिविल जज बनेगा तभी वो हाईकोर्ट जज तक पहुंचेगा, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। तो आपने अगर बीज ही नष्ट कर दिया तो आप करोगे क्या? न्याय की उम्मीद किससे करोगे? अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल कितने जस्टिस गवाही आ जाएंगे हमारे लिए, हमारे समाज की बात करने वाले? कोई बनेगा क्या? इसलिए मैं बोल रहा था कि ये हमारी आखिरी पीढ़ी है, और इस पीढ़ी के लिए लड़ने का जो दायित्व है वो सिर्फ हमारा है, और हम ही इसके लिए लड़ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज को, अपनी जाति को छिपाने का प्रयास करते हैं। अपनी जात बताने में बहुत डर लगता है उनको। जिलों से आप लोग आए हो, तहसील और ब्लॉक स्तर पे आप काम करते हो,
आपने देखा होगा यदि आपका बॉस अनरिजर्व हो तो वो बिल्कुल आपका बहुत जरूरी है। बोलने को बहुत सारी चीजें हैं और कई बार अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हो चुके हैं। अभी